Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, राजनीति और युद्ध ये ऐसी दो चीज़ें हैं जिसमें कई बार दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं और कई बार दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। इसमें कई बार लोग मौका देखकर या कई बार उसूलों के चलते अपने साथियों को बदलते रहते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और उनमें कई बार मैंने आपको बताया है कि एक तरफ जहाँ जर्मनी, इटली और जापान था, शुरू में हालांकि रशिया भी इनके साथ ही था जो उस वक्त यूएसएसआर होता था, लेकिन बाद में यूएसएसआर भी जर्मनी के खिलाफ ही लड़ा। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और रशिया थे। तो दोस्तों, क्यों मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं, आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसे दो ही इंस्टेंसेस हुए थे, यानी कि ऐसी दो ही घटना हुई थी जब अमेरिकी और जर्मन सैनिक मिलकर एक साथ लड़े थे। इसमें से पहली घटना जो थी उसका नाम था ऑपरेशन काउबॉय, और इसके बारे में मैं फिर कभी वीडियो बनाकर आप सबको बताऊंगा। और जो दूसरी घटना थी वो थी बैटल ऑफ कासल इटर, यानी कि जो इटर का महल था उसकी जो लड़ाई थी। असल में ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसको कि अमेरिकी सैनिकों और जर्मन सैनिकों ने मिलकर किया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूं कि असल में बैटल ऑफ कासल इटर थी क्या। जो बैटल ऑफ कासल इटर थी वो 5 मई 1945 यानी आज ही के दिन एक ऑस्ट्रियन विलेज इटर जो कि नॉर्थ टायरोल में स्थित था वहां हुआ था। यह घटना जब यूरोप के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था उससे लगभग 4-5 दिन पहले की ही घटना है। और जब हिटलर ने शादी करके अगले ही दिन आत्महत्या कर ली थी उसके लगभग 5-6 दिन बाद की यह घटना है। इटर का जो महल था वो पहाड़ों के ऊपर स्थित था और 1938 के बाद जर्मन गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियली लीज पर ले लिया था, यानी कि किराए पर ले लिया था फ्रांस ग्रूनर से। हालांकि बाद में 7 फरवरी 1943 में हेनरिक हिमलर के आदेश के ऊपर जर्मनी ने इस महल को सीज कर लिया, यानी कि इसके ऊपर कब्जा कर लिया और इस महल को एक जेल में तब्दील कर दिया। और इसमें उन्होंने हाई वैल्यू प्रिजनर्स को कैद करना शुरू कर दिया। और इन प्रिजनर्स में 2 फॉर्मर फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर भी थे जिनका नाम था एडवर्डो डेलेडियर और पॉल रेनॉल्ट। इसी के साथ उनके पूर्व कमांडर इन चीफ मैक्सिम वेगन और मॉरिस गैमलिन भी थे। वहीं चार्ल्स डी गॉल जो कि फ्रांस के बहुत बड़े नेता थे, उनकी बड़ी बहन मैरी एग्नेस कैलेहो भी थी। और उसी के साथ एक टेनिस प्लेयर और बहुत सारे जो फ्रेंच रेजिस्टेंस के मेंबर्स थे वो भी वहां बंद थे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब हिटलर ने आत्महत्या कर ली उसके बाद युद्ध था वो पूरे तरीके से बदलने लगा था, क्योंकि जर्मनी की हार निश्चित थी, इसलिए बहुत सारे समीकरण भी बदलने लगे थे। तभी इस महल के अंदर जो कैदी बंद थे उनको अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा था, क्योंकि जब तक यह युद्ध चल रहा था तो उनको लगता था कि शायद आगे चलकर एक बार्गेनिंग चिप, यानी कि जर्मनी उनको आगे चलकर किसी भी तरीके से यूज कर सकता था, जैसे कि अपने कुछ बंदी छुड़वा सकता था उनके बदले। लेकिन जब लगने लगा कि जर्मनी यह युद्ध हारने वाला है तो उनको अपने प्राण का खतरा महसूस होने लगा। ऐसे में 3 मई 1945 को ज़्वोनिमिर कोवोविच को, जो कि यूगोस्लावियन कम्युनिस्ट रेजिस्टेंस के एक मेंबर थे और क्रोएशिया से थे, वो उस वक्त जो प्रिजन का कमांडर था सेबेस्टियन वेइमर, उसके एक हैंडीमैन थे, यानी कि उसके लिए खास काम करते थे। तो जो ये सब पूरा ग्रुप था जिसमें कि फ्रेंच डिग्निटरीज थे जो कि कैद थे वहां, उन्होंने कुकोविच को इस महल से बाहर मदद को ढूंढने और बुलाने के लिए भेजा ताकि जो अमेरिकी सोल्जर या सेना थी आसपास वो आकर इन सबको रेस्क्यू कर सके, यानी कि बचा सके। तो ये कुकोविच थे, ये एक बहाना बनाकर महल से बाहर निकल गए। जो ये फ्रेंच लीडर्स थे इन्होंने एक इंग्लिश में लिखा हुआ खत कुकोविच को दिया था ताकि उस खत को वो किसी भी अमेरिकन सोल्जर को दे सके और उनको समझा सके कि आखिर में स्थिति थी क्या। अब दोस्तों, एक शहर था वॉर्गल, वो इस महल से केवल 8 किलोमीटर दूर था, लेकिन अभी भी वो टाउन जो था वो जर्मन सैनिकों के कब्जे में था। तो कोकोविच उस टाउन में तो नहीं गए, लेकिन वो नदी के साथ साथ चलते हुए वहां से लगभग 60 किलोमीटर दूर चले गए। और थोड़ा आगे चलने पर उसी शाम को उन्हें वहां अमेरिकी सोल्जर दिखाई दिए जो कि 409th इन्फेंट्री रेजिमेंट से थे, और उन्होंने उनको वो खत दिखाया और उनको जो महल की स्थिति थी उससे अवगत करवाया। अमेरिकी सेना की जो 36 डिवीजन थी
उसने यह सब पता चलने के बाद एक टुकड़ी को इन लोगों को बचाने के लिए आगे भेजा। लेकिन जब वो आधे रास्ते में पहुंचे और जैनबैक करके जो जगह थी वहां पहुंचे तो उन्हें बहुत ही हैवी शेलिंग का सामना करना पड़ा, यानी कि उनके ऊपर बहुत बड़ी गोलाबारी हो गई। तो वो वहीं रुक गए और आगे नहीं जा सके। और इस सब गोलाबारी को देखते हुए जो अमेरिकी कमांडर्स थे या जो सुपीरियर्स थे, उन्होंने इस टुकड़ी को वापस बुला लिया और केवल 2 जीप जिसमें कि सैनिक भरे हुए थे उन्हीं को आगे जाने का आदेश दिया गया। इससे पहले 2 मई को एक घटना और हुई थी जिसमें कि एडवर्ड वीटर जो कि एक जर्मन कमांडर थे, उनकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। और इसी से डर के जो इस जेल का कमांडर था विमर, वो अपनी पोस्ट को छोड़कर भाग गया। और साथ ही साथ जितने भी जर्मन एसएस सोल्जर्स वहां थे ड्यूटी पर, वो सब भी भाग गए थे। और जब वो लोग अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए तो जो फ्रेंच कैदी थे उन्होंने इस महल के ऊपर कब्जा कर लिया। साथ ही जितने भी हथियार उन्हें वहां मिले, उन्होंने उन हथियारों को बटोरकर अपना एक मोर्चा संभाल लिया उस महल के अंदर। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि जब जर्मन सैनिक अपना मोर्चा छोड़कर भाग गए थे तो ये कैदी क्यों इस महल में रुके, वो भी भाग क्यों नहीं गए, क्योंकि अब तो वो आज़ाद थे। तो दोस्तों, वो जो एसएस सैनिक थे वो भाग तो गए थे, लेकिन वो वापस अपनी छावनी में नहीं गए थे। वो डर के मारे वहीं आसपास के जंगलों में घूम रहे थे। साथ ही साथ जो आसपास के शहर थे वहां अभी भी जर्मन सैनिकों का ही कब्जा था। तो इसलिए जो फ्रेंच कैदी थे ये वहां से भाग नहीं सकते थे। और जब कुकोविच वापस नहीं आए तो एक और जो चेक कुक थे, यानी कि चेक रिपब्लिक के कुक थे एंड्रियास क्रोबॉट, उन्होंने एक ऑफर दिया कि मैं जाता हूं और मैं कोई हेल्प ढूंढ के लाता हूं। इन सभी लोगों ने उनकी बात को स्वीकार किया और उनको एक साइकिल देते हुए किसी हेल्प को ढूंढने के लिए भेज दिया। उनको भी अंग्रेजी में लिखा हुआ एक पत्र दिया गया जिसको कि वो अमेरिकी सैनिकों को दिखा सके और मदद के लिए बुला सकें। लेकिन दोस्तों, एंड्रियास को अमेरिकी सैनिक तो नहीं मिले, पर उन्हें ऑस्ट्रियन रेजिस्टेंस ग्रुप के कुछ मेंबर्स मिल गए जिन्होंने उन्हें वहां से ले जाकर मेजर जोसेफ गैंगल से मिलवाया। अब ये जोसेफ गैंगल कौन थे? ये जर्मन सेना में एक मेजर थे, लेकिन जो जर्मन सेना थी और जो हिटलर था उसकी नीतियों से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। तो इन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ इस सेना को छोड़ दिया और जो ऑस्ट्रियन रेजिस्टेंस ग्रुप था ये उनकी मदद करने लगे जर्मन सेना से लड़ने में। अब देखें दोस्तों, जो ये मेजर गैंगल थे, इनके पास बहुत बड़ी कोई आर्मी नहीं थी, इनके पास केवल 20-21 लोग थे। तो जब इन्होंने उस लेटर को पढ़ा तो ये उन फ्रांसीसी कैदियों को बचाना तो चाहते थे, लेकिन वो संख्या इतनी नहीं थी, ना ही इनके पास ऐसे हथियार थे कि ये किसी भी जर्मन असॉल्ट से उन कैदियों को बचा पाते। मेजर गैंगल ने एक सफ़ेद झंडा लेते हुए वहाँ जो उनको पास में एक अमेरिकी सैनिक टुकड़ी मिली उसके सामने सरेंडर कर दिया और उनको स्थिति से अवगत करवाया और बताया कि किस तरीके से हाई वैल्यू फ्रांसीसी डिग्निटरीज महल के अंदर कैद हैं और उनका प्लान था उनको बचाने जाना। और ये जो अमेरिकी सेना की छोटी सी टुकड़ी थी ये किस चीज़ का इंतजार कर रही थी? जो कि एक बड़ी टुकड़ी पीछे से आ रही थी इन कैदियों को छुटाने के लिए। तो जब मेजर गैंगल ने इनसे मदद मांगी तो उस वक्त वहाँ के जो कमांडर थे कैप्टन ली, उन्होंने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और वो इन जर्मन सैनिकों, ऑस्ट्रियन रेजिस्टेंस ग्रुप के कुछ मेंबर्स और जो छोटी सी टुकड़ी थी उनको लेकर इन सभी कैदियों को बचाने के लिए चल पड़े। कैप्टन ली ने 2 टैंक्स तो पीछे छोड़ दिए, लेकिन वो अपने साथ 5 टैंक्स लेकर आगे चलने लगे। जब वो एक पुल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह पुल बड़ा ही कमजोर लग रहा था और शायद इतने सारे टैंक्स के बोझ से टूट जाता। तो वो अपने साथ केवल 1 टैंक लेकर आगे चले, उन्होंने बाकी टैंक्स को पीछे छोड़ दिया। कैप्टन ली के साथ उस वक्त केवल 14 अमेरिकी सैनिक थे, उनके साथ गैंगल और एक ड्राइवर थे और एक ट्रक के अंदर 10 पूर्व जर्मन आर्टिलरी मैन थे, यानी कि जो सैनिक थे जिन्होंने कि जर्मनी का साथ छोड़ दिया था। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे चले तो उन्हें एसएस ट्रूप्स दिखाई दिए जिन्होंने कि एक रोड ब्लॉक लगाया हुआ था किसी भी तरीके के कोई मूवमेंट को रोकने के लिए। इन सभी लोगों ने बड़ी बहादुरी के साथ उस पूरे एसएस ट्रूप का सफाया कर दिया और आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान महल में जो फ्रेंच प्रिजनर्स थे उन्होंने वहां एक जो एसएस ऑफिसर था कर्ट शेडर, जो कि जख्मी था और भाग नहीं पाया था, उसके साथ दोस्ती कर ली और उसको बोला कि क्यों ना तुम यहाँ से मोर्चा संभालो। और इस तरह से कर्ट शेडर ने, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इन लोगों का साथ दिया और उसने मोर्चा संभाल लिया। जब बाद में कैप्टन ली इस कासल में आए तो जो प्रिजनर्स थे उन्हें बहुत खुशी हुई, उन्होंने उनका बहुत स्वागत किया। लेकिन दूसरी ओर उन्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ। उन्होंने देखा कि ये तो बहुत छोटी सी टुकड़ी थी, इसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, तो अगर एक जर्मन असॉल्ट होता तो उन्हें लग रहा था कि ये जो छोटी सी टुकड़ी है ये शायद उनकी रक्षा नहीं कर पाएगी। ली ने उनकी बातों को समझा, पर क्योंकि वो खुद एक सैनिक थे तो उन्हें पता था कि अगर मोर्चाबंदी की जाए तो इतने लोग भी एक बड़ी सेना को रोक सकते हैं। तो ली ने जगह जगह पर अपने आदमियों को सेट कर दिया और डिफेंसिव पोजीशन ले ली। साथ ही जो एक टैंक लेकर वो आए थे उन्होंने उसको मुख्य द्वार पर लगा दिया ताकि जब जर्मन असॉल्ट हो तो वो लोग आगे महल के अंदर ना घुस पाएं। जैसे ही इन लोगों ने मोर्चा लिया उसके थोड़े ही देर बाद
लगभग 100 से 150 वॉफन एसएस सोल्जर्स, जिन्हें की जॉर्ज बॉकमैन लीड कर रहा था और उसने आसपास की पहाड़ियों के ऊपर कब्जा किया हुआ था। तो जॉर्ज बॉकमैन ने सोचा कि क्यों ना वो इस महल के ऊपर हमला करके सभी फ्रांसीसी कैदियों को मार दे। कैप्टन ली को मोर्चा संभाले थोड़ी ही देर हुई थी, इतने में इस जर्मन टुकड़ी ने इस महल के ऊपर हमला कर दिया। कैप्टन ली ने जर्मन जो कैदी थे उनको निर्देश दिए कि आप लोग जाएं, छुप जाएं, लड़ाई हम कर लेंगे, लेकिन उन्होंने इससे मना कर दिया और हथियार उठा लिए और वो भी अमेरिकी सैनिकों और मेजर गैंगल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जर्मन टुकड़ी के साथ लड़ने लगे। जॉर्ज बॉकमैन ने सबसे पहले एक छोटी सी टुकड़ी को रेकी करने के लिए भेजा। वह यह जानना चाहता था कि जो ये महल है इसकी कमजोरियां कहाँ हैं, कहाँ से अंदर घुसा जा सकता था और किस तरीके से बिना ज्यादा नुकसान हुए इस महल को कैप्चर किया जा सकता था। 5 मई 1945 की सुबह को यह लड़ाई शुरू हो गई। जो शर्मन टैंक था जिसको कि कैप्टन ली अपने साथ लेकर आए थे, उसने कैप्टन ली की बहुत ज्यादा मदद की, क्योंकि उसके पीछे से ही छुपकर कैप्टन ली और उनके सहयोगी लड़ रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद ही यह टैंक पूरी तरीके से तबाह हो गया। कैप्टन ली ने मेजर गैंगल के साथ मिलकर दुश्मनों से लोहा लेना जारी रखा और एक भीषण युद्ध होता चला गया। और शाम को लगभग 4 बजे के करीब जो अमेरिका की एक 142nd डिवीजन थी वो पीछे से मदद के लिए आ गए। उन्हें पता चल गया था कि किस स्थिति में अमेरिकी सैनिक फंसे हुए थे। जैसे ही यह सेना उनके रेस्क्यू के लिए पहुंची, जितने भी जर्मन सैनिक थे वो हथियार छोड़कर भाग गए और इस तरह से शाम के 4 बजे तक यह युद्ध खत्म हो गया और इसमें जो जर्मन एसएस सैनिक थे उनकी हार हो गई थी। लगभग 100 के करीब एसएस सैनिकों को कैदी बना लिया गया और जितने भी फ्रेंच कैदी थे उनको वहां से छुटाकर एक सेफ जगह पर ले जाया गया। मेजर ली को फ्रेंच कैदियों को बचाने और इस महल की रक्षा करने के लिए आगे चलकर डिस्टिंग्विश सर्विस क्रॉस से नवाजा गया। गैंगल की मौत एक स्नाइपर की गोली लगने से हो गई थी, जबकि वो पूर्व प्रधानमंत्री पॉल रेनॉ को बचा रहे थे, तो उन्हें भी उनकी मौत के बाद ऑस्ट्रियन नेशनल हीरो के अवार्ड से नवाजा गया। और इस वक्त भी वहां पास के ही वॉर्गल टाउन के अंदर एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया है। फ्रेंच कैदियों की रक्षा करते हुए एकमात्र वही ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मौत हुई थी। हालांकि 4 और लोग घायल हुए थे, लेकिन कोई और व्यक्ति मरा नहीं था। हालांकि दोस्तों, इससे बड़े बड़े युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 में हुए थे, लेकिन ये बहुत ही अलग तरीके की लड़ाई थी जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में हुई थी। यह लड़ाई हिटलर के मरने के 5 दिन बाद हुई थी और इस लड़ाई के 2 दिन बाद ही जर्मनी ने अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया था। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि कई बार स्थितियों को देखते हुए हमें दुश्मन के साथ भी हाथ मिलाना पड़ता है और कई बार ऐसे व्यक्ति का भरोसा भी करना पड़ता है जिस पर कि शायद हम भरोसा नहीं करते। जिंदगी हो, युद्ध हो या राजनीति हो, समीकरण हमेशा बदलते रहते हैं और आदमी को अपने विचार खुले रखने चाहिए। कभी किसी के साथ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और कभी यह धारणा नहीं बनानी चाहिए कि वह व्यक्ति खराब है। क्या पता वक्त आने पर आपको उसकी ही मदद करनी पड़े या उससे मदद लेनी पड़े। तो ऐसे में मेरा मानना है कि हमेशा आपको दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको दूसरे से मदद मांगने में हिचकिचाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा भी गया है दोस्तों कि इंसान ही इंसान के काम आता है। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो जो कि मैंने आपको बैटल ऑफ कासल इटर यानी कि इटर के महल का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मेरी मदद तो होती ही है, साथ में मुझे और भी कंटेंट बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है। तो दोस्तों, अब कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।